ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैट 2021 स्लॉट 3 LRDI सेक्शन का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। यह सॉल्यूशन हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में 2 सेट्स, जिसमें से एक सेट्स होंगे 6 क्वेश्चन के और दूसरा सेट होगा 4 क्वेश्चन का, और सेम काम हम पार्ट 2 में भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं पहले सेट से। ये था आपका पहला सेट स्टूडेंट्स, जो कि एक हॉरिजेंटल बार ग्राफ था। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये चारों सेट्स में वन ऑफ द इजीएस्ट सेट मेरे हिसाब से था, क्योंकि इसमें जो 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे उसमें से एक या दो क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आप देख के ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, और बाकी 2 क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व किया जा सकता था। तो एक बार मैं आपको ये सेट समराइज कर देता हूँ कि इसमें दिया क्या था। ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी। एक सुपरवाइजर है धोनी, और 4 लोग हैं, इनको मैं A, B, D और T से डिनोट कर लेता हूँ। ये 4 एम्प्लॉयज़ थे। इनको 5 प्रोजेक्ट्स पे काम करना था, और प्रोजेक्ट्स की ड्यूरेशन दी हुई है अलग अलग, जनवरी 1 से Feb 1 ऐसे कर करके एक मंथ की ड्यूरेशन दी हुई है। ठीक है, कुछ टर्म्स का यूज़ किया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है इस सेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो, जैसे कि टोटल प्रोजेक्ट मंथ, एनुअल कंप्लीशन इंडेक्स, टोटल एम्प्लॉय मंथ। ठीक है, तो इनके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए होंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार कि देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है विच एम्प्लॉय डिड नॉट वर्क इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स फॉर एनी ऑफ द मंथ्स इन 2020। स्टूडेंट्स ने पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जो कि एक टाइम पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर रहा है। इसके लिए हम लोग ग्राफ पे चलते हैं स्टूडेंट्स। मल्टीपल प्रोजेक्ट पे कोई कब काम करेगा? जब उसका गिवन ग्राफ ओवरलैप करेगा। इसका मतलब कि अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो वो एम्प्लॉय एक टाइम पे एक मंथ के ड्यूरेशन में 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा होगा। क्लियर है? तो अगर हम देखें इस ग्राफ में ए का जो कलर है वो रेड है, बी का जो कलर है वो ग्रीन है, टी का येलो और डी का ब्लैक कलर है। हम देख लेते हैं कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी ओवरलैपिंग हो रही है। अगर हम रेड की बात करें तो अबानी, मतलब जो ए एम्प्लॉय है, उसने प्रोजेक्ट 1 पे काम किया है Feb 1 से अप्रैल 1। प्रोजेक्ट 2 पे उसने काम नहीं किया है। प्रोजेक्ट 3 पे उसने काम किया है May 1 से लेके जुलाई 1, और प्रोजेक्ट 4 पे उसने काम किया है जुलाई 1 से लेके दिसंबर 1 तक। मतलब कहीं भी ए के केस में ओवरलैपिंग नहीं हुई है। इसका मतलब कि ये कहीं भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर रहा है। बी के केस में अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो सिमिलरली बी के केस में भी आपको यही देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट 1 पे उसने काम किया है Feb 1 से अप्रैल 1। प्रोजेक्ट 2 पे उसने काम नहीं किया है। प्रोजेक्ट 3 पे उसने अप्रैल 1 से अगस्त 1 तक काम किया है, और प्रोजेक्ट 4 पे भी उसने काम नहीं किया है। प्रोजेक्ट 5 पे जब उसने काम किया है तो वो अक्टूबर 1 से जनवरी 1 तक काम किया है। बी के केस में भी कोई ओवरलैपिंग आपको देखने को नहीं मिली। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो आपको 2 केसेस तो ऐसे मिल गए हैं कि जो काम नहीं कर रहे हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे। कौन कौन? ए और बी। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं टी की, तो टी का हम लोग येलो ग्राफ है। येलो ग्राफ अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो पहले प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है जनवरी 1 से मार्च 1 तक। सेकेंड प्रोजेक्ट पे टी ने काम किया है मार्च 1 से मई 1 तक। थर्ड प्रोजेक्ट पे टी ने काम नहीं किया है। फोर्थ प्रोजेक्ट में उसने काम किया है जुलाई 1 से लेके अक्टूबर 1 तक। और फिफ्थ प्रोजेक्ट पे उसको आप देखें तो सितंबर 1 से नवंबर 1 तक। अगर आप नोट करें स्टूडेंट्स, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है उसमें देखिए आप सितंबर 1 से अक्टूबर 1 में ये येलो ग्राफ 2 बार यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है। ओवरलैपिंग आपको दिख रही होगी। ये ओवरलैपिंग ये दर्शाती है कि यहाँ पे जो टी है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। इसका मतलब कि अगर मैं नोट डाउन करूं यहाँ पे, तो ए और बी ऐसे 2 लोग थे जिन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया था, और टी हमें एक ऐसा बंदा मिल गया जो कि मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। अब एक और एम्प्लॉय बचा हुआ है डी। डी की बात कर लेते हैं। आप देखिए ब्लैक कलर का ग्राफ देखिएगा आप। फरवरी 1 से मई 1 तक पहले सेकेंड प्रोजेक्ट पे इसने काम किया है, और उसके बाद से जून 1 से सितंबर 1 तक प्रोजेक्ट 3 पे, और प्रोजेक्ट 4 पे इन्होंने काम किया है सितंबर 1 से लेके नवंबर 1 तक, और लास्ट प्रोजेक्ट पे इसने काम किया है दिसंबर 1 से लेके जनवरी 1 तक। मतलब कहीं ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिल रही है। कोई ऐसा उसने प्रोजेक्ट नहीं किया जो एक टाइम पे ही वो कर रहा हो। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँ तो डी भी मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा है एक ही ड्यूरेशन पे। अगर मैं क्वेश्चन पे चलूँ स्टूडेंट्स वापस से, तो क्वेश्चन में पूछा क्या था? विच एम्प्लॉय डिड नॉट वर्क इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स फॉर एनी ऑफ द मंथ्स इन 2020। तो कौन सा एम्प्लॉय ऐसा है जो कि काम नहीं कर रहा है
अगर आप टी को केवल छोड़ दें तो सारे एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर रहे हैं। सो अगर ऑप्शन देखेंगे आप तो ओनली अबानी, बहानी और डानी, ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सेट है स्टूडेंट्स। सेकंड सेट पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कह रहा है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के बारे में बात की है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ मंथ्स इज द टाइम ड्यूरिंग विच एटलीस्ट वन एम्प्लॉय वर्कड इन द प्रोजेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्रोजेक्ट हैड द सेम ड्यूरेशन। तो कह रहा है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को इसने क्या डिनोट किया स्टूडेंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मतलब किसी भी प्रोजेक्ट पे कम से कम एक आदमी काम कर रहा होगा तो वो ड्यूरेशन को हम लोग कंसिडर करेंगे। दो आदमी भी काम कर सकते हैं क्योंकि इसने एटलीस्ट वन बोला है। एक आदमी, दो आदमी या दो, एक से ज़्यादा होना चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए। तो वो आ जाएगा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में। ग्राफ पे चलें अगर स्टूडेंट्स आप, तो कौन कौन से प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन सेम है ये देखने के लिए, तो ग्राफ अगर हम चेक करते हैं प्रोजेक्ट 1 में आप देखें स्टूडेंट्स तो जनवरी 1 से काम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और ये काम हो रहा है कहाँ तक, अप्रैल 1 तक काम चल रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं कंसीडर करूं तो ये टोटल 3 मंथ्स में काम कंप्लीट हुआ है। मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट 1 को अगर मैं देखूं तो 3 मंथ्स लगे हैं। ठीक है, इसी तरीके से 2 का हम लोग लिख लेंगे, थर्ड प्रोजेक्ट का लिख लेंगे, फोर्थ प्रोजेक्ट का लिख लेंगे और फिफ्थ प्रोजेक्ट का लिख लेंगे, और फिर देखेंगे कौन से प्रोजेक्ट्स में सेम ड्यूरेशन लगी है। सेकेंड प्रोजेक्ट को आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो ये देखिए फरवरी 1 से लेके मई 1 तक, मतलब कि टोटल 3 मंथ्स। ठीक है, प्रोजेक्ट 3 को अगर आप देखेंगे तो अप्रैल 1 से लेके और सितंबर 1 तक चेक करें अगर आप तो 1 2 3 4 5 महीने तक काम चला है प्रोजेक्ट 3 पे। ठीक है, प्रोजेक्ट 4 को चेक करें तो जुलाई 1 से और काम हुआ है दिसंबर 1 तक। कितने महीने हो गए स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5, 5 महीने यहाँ पे भी हो गए। लास्ट प्रोजेक्ट पे अगर आप देखेंगे तो सितंबर 1 से लेके जनवरी 1, मतलब कि 4 महीने। तो आप देखेंगे दो ऐसे पेयर बन रहे हैं जहां पे ड्यूरेशन सेम है, पहला 1 और 2, प्रोजेक्ट 1 और 2 का, और दूसरा 3 और 4 का। ठीक है, ऑप्शंस में देखते हैं अगर ऑप्शन इन दोनों में क्या दिया हुआ है ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट 4 एंड 5, प्रोजेक्ट 1 एंड 5, प्रोजेक्ट 3 एंड 4, प्रोजेक्ट 3 एंड 5। हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए 3 या 4 या 1 और 2। ऑप्शन में है 1 और 2 ऑप्शन में नहीं है स्टूडेंट, लेकिन 3 और 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। अगर 1 और 2 भी दिया होता तो बोथ ऑफ 1 एंड 2 आंसर होता, लेकिन वहां पे दिया नहीं है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट 3 और प्रोजेक्ट 4 यहाँ पे आपका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या पूछ रहा है। इसने पूछा है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनुअल कंप्लीशन इंडेक्स इज। पहले देख लेते हैं एनुअल कंप्लीशन इंडेक्स है क्या। तो इसके बारे में पैरा 2 में दिया हुआ है, फॉर ईच एम्प्लॉय हिज हर टोटल प्रोजेक्ट मंथ इन 2020 is the sum of the number of months he or she worked across the 5 projects, while his her annual completion index is the weightage average of the completion percentage assigned from the different projects। अगर आप ग्राफ पे चले स्टूडेंट्स तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि सबके नाम के आगे उनके प्रोजेक्ट्स का कंप्लीशन परसेंटेज दिया हुआ है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस इतना करना है कि इनके परसेंटेज जो दिए हैं उनको ऐड करके इनका एवरेज निकालना है। ठीक है, सो एवरेज निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ओके एवरेज निकालते हैं। चलिए, अगर हम लोग ए की बात करें तो ए का ग्राफ है रेड। ओके, तो 100, 180 तीन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और टोटल इनका कंप्लीशन परसेंटेज कितना हो गया, 280। ओके, सो ए की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ए का कंप्लीशन परसेंटेज हो जाएगा 280 और एवरेज निकालेंगे तो अपॉन 3 कर देंगे क्योंकि तीन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। ये आएगा आपका 93.33। ओके, इसी तरीके से हम लोग बी, डी और टी का कंप्लीशन एवरेज कंप्लीशन परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो उससे हम लोग को आइडिया लग जाएगा कि क्या ऑर्डर बन रहा है। ओके, बी के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स, बी का ग्राफ है ग्रीन वाला, तो 100, 75 एंड 90 ये भी तीन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है और इनका सम कितना है 190 + 75 265। सो
परसेंटेज होगा कंप्लीशन का 265 और एवरेज निकालने के लिए इनका 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। सो ये आएगा 3 8 24 25 88 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, अब डी का निकाल लेते हैं दोस्तों। तो डी का सम आप देखो तो डी ब्लैक कलर से है 90 100 100 एंड 100। सो टोटल इट इज इक्वल टू 390 और ये 4 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो किससे करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। सो ये हो जाएगा 4 9 ज़ा 36 4 7 ज़ा 28 97 पॉइंट समथिंग। ओके, अब बचा टी। टी का ग्राफ है येलो वाला 80 100 100 एंड 100। 4 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है स्टूडेंट्स और टोटल सम है 380। सो इनका एवरेज होगा 380/4 विच इज इक्वल टू 95। तो हमसे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है स्टूडेंट्स। तो हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा एवरेज एनुअल कंप्लीशन इंडेक्स जो आ रहा है वो डी का आ रहा है, उसके बाद टी का, उसके बाद ए का और सबसे कम आ रहा है बी का। सो ऑर्डर हमको चाहिए डी टी ए बी, डी टी ए बी। ओके, ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए ऑर्डर डी टी ए बी हमारा भी ऑर्डर आ रहा है, डी टी ए बी ये भी है। तो हमने क्या किया, हमने एनुअल कंप्लीशन इंडेक्स सबका निकाला और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। सो ये भी क्वेश्चंस काफी इजी थे। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। 2 स्टेटमेंट्स गिवन है। द टोटल प्रोजेक्ट मंथ वाज द सेम फॉर द 4 एम्प्लॉइज एंड टोटल एम्प्लॉय मंथ वाज द सेम फॉर 5 प्रोजेक्ट्स। एम्प्लॉय की टोटल प्रोजेक्ट मंथ होती क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। सो द टोटल प्रोजेक्ट मंथ इज द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ मंथ he or she worked across the 5 projects. Okay, so 5 प्रोजेक्ट पे उसने कितने महीनों तक काम किए हैं ये उसका टोटल प्रोजेक्ट मंथ होगा किसी एम्प्लॉय का। ग्राफ पे चलें स्टूडेंट्स तो हम लोग देखेंगे कि ए ने पहले प्रोजेक्ट पे 2 मंथ काम किया है, थर्ड प्रोजेक्ट पे भी इसने 2 मंथ काम किया है और फोर्थ प्रोजेक्ट पे अगर आप देखो स्टूडेंट्स तो 5 मंथ इसने काम किए हैं। तो टोटल ए ने काम कितना किया है ये देख लेते हैं हम लोग। ए ने टोटल काम किया है 9 मंथ्स, ठीक है। तो इसकी टोटल प्रोजेक्ट मंथ हो गई 9। उसी तरीके से हम लोग बी, डी और टी का भी टोटल प्रोजेक्ट मंथ निकाल लेते हैं। सो बी के लिए देख लेते हैं हम लोग। बी ने प्रोजेक्ट 1 पे 2 मंथ्स, प्रोजेक्ट 3 पे 1 2 3 4 मंथ्स एंड प्रोजेक्ट 5 पे 3 मंथ्स। तो 4 3 7 2 9 इन्होंने भी 9 मंथ्स तक काम किया है, ठीक है। तो ये भी इक्वल आ रहा है 9 मंथ्स के। अब डी का चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। डी का अगर आप चेक करेंगे तो ब्लैक ग्राफ देखिए, प्रोजेक्ट 2 पे 3 मंथ्स, प्रोजेक्ट 3 पे भी 3 मंथ्स, प्रोजेक्ट 4 पे 2 मंथ्स और प्रोजेक्ट 5 पे 1 मंथ। तो 1 + 2 3 3 3 6 3 9 ये भी स्टूडेंट्स 9 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। टी बस बचा है, टी का चेक कर लेते हैं। तो टी का है येलो ग्राफ, प्रोजेक्ट 1 पे 2 मंथ्स, प्रोजेक्ट 2 पे 2 मंथ्स 4 मंथ्स हो गए, प्रोजेक्ट 4 पे 3 मंथ्स 7 मंथ्स हो गए और प्रोजेक्ट 5 पे 2 मंथ्स 9 मंथ्स हो गए। सो टोटल प्रोजेक्ट मंथ सबका 9 आ रहा है। इसका मतलब टोटल प्रोजेक्ट मंथ जो है वो तो इक्वल है। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है, टोटल एम्प्लॉय मंथ के बारे में बात हो रही है। एम्प्लॉय मंथ है क्या ये देख लेते हैं। एम्प्लॉय मंथ के बारे में स्टूडेंट दिया हुआ है, द टोटल एम्प्लॉय मंथ इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ मंथ्स 4 एम्प्लॉयज वर्कड इन द प्रोजेक्ट, ठीक है। कितने महीने तक एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो उसका टोटल एम्प्लॉय मंथ होगा हर प्रोजेक्ट का, ठीक है। आप चेक कर लेते हैं। प्रोजेक्ट 1 पे अगर आप चेक करें, हाँ मैं आपको यहीं लिखता हूँ। प्रोजेक्ट 1 पे अगर आप चेक करें तो यहाँ पे काम कितने दिनों तक हो रहा है, जनवरी 1 से लेके अप्रैल 1 तक, मतलब टोटल काम चला 3 मंथ्स, ओके। प्रोजेक्ट 2 पे अगर आप चेक करें तो फेब 1 से लेके मई 1 मतलब कि 3 मंथ्स यहाँ पे भी। प्रोजेक्ट 3 पे अगर बात की जाए तो अप्रैल 1 से लेके और सितंबर 1 तक, मतलब कि टोटल 5 मंथ काम हुआ है। प्रोजेक्ट 4 पे बात की जाए तो जुलाई 1 से लेके दिसंबर 1 तक, यहाँ पे भी 5 मंथ है। और लास्ट प्रोजेक्ट पे बात की जाए तो यहाँ पे 4 मंथ तक काम हुआ है, सितंबर 1 से लेके जनवरी 1 तक। सो अगर आप इसका ऑर्डर देखेंगे तो ये सेम नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है कि द टोटल एम्प्लॉयमेंट वाज द सेम फॉर द 5 प्रोजेक्ट्स। मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई स्टूडेंट्स, गलत हो गई,
ठीक है, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, तो ट्रू है केवल ओनली 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा ये सेट के चारों क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं थे। अगर आप इस सेट को करते तो ये विद इन 10 मिनट्स में सॉल्व होने वाला सेट था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग सेकेंड सेट की तरफ। ये सेट ऐसा था स्टूडेंट जिसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए थे और ये ऑन अ मॉडरेट लेवल था। इस सेट का जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल था। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं समराइज कर देता हूँ इस सेट को आपको। इस सेट में गिवन है कि एक क्वेश्चन का पुल है जिसमें 13 क्वेश्चन हैं टोटल। ठीक है, और 3 ऐसे रिव्यूअर्स बैठे हुए हैं जिनका मैं ए, बी और के इनको डिनोट कर देता हूँ, अमल, बिमल और कोमल। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेट में बोला है कि क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा रहा है, उसके बाद रिव्यू किया जा रहा है। ये प्रोसेस है क्वेश्चन को सिलेक्ट करने का। ठीक है, सो क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए 2 लोग फ्रेम कर सकते हैं, या तो एसएमई फ्रेम कर सकता है, एसएमई के लिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, या तो अगर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स जब क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे तो रिव्यू करने के लिए अमल, बिमल और कोमल हैं। और अगर रिव्यूअर्स में से किसी ने अगर उसको क्वेश्चन को क्रिएट किया है तो रिव्यू करने के लिए इन्हीं तीनों में से किसी न किसी को रिव्यू करना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है रिव्यू करने का स्टूडेंट्स, कि एसएमई जब भी क्वेश्चन को फ्रेम करेगी तो सबसे पहले रिव्यू करेगा ए, उसके बाद बी, उसके बाद के। अगर ए ने क्वेश्चन को रिव्यू करते समय डिनाई कर दिया कि क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं होगा, तो उसके बाद बी का मैटर करता है कि बी ने क्या बोला हुआ है। अगर आप इसको पढ़ो, ठीक है, कि इफ अ क्वेश्चन इज क्रिएटेड बाय एन एसएमई इट इज रिव्यूड फर्स्ट बाय अमल एंड देन बाय बिमल। 2 लोग इसको रिव्यू कर रहे हैं। ओके, इफ बोथ ऑफ देम अप्रूव द क्वेश्चन देन द क्वेश्चन इज एक्सेप्टेड। ओके, अगर दोनों अप्रूव कर देते हैं तो क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया जाएगा। एंड इज नॉट रिव्यूड बाय कोमल, अगर दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया तो कोमल की रिव्यू की जरूरत पड़ेगी नहीं। इफ बोथ डिसअप्रूव द क्वेश्चन, अगर दोनों ने इस क्वेश्चन को डिसअप्रूव कर दिया तो इट इज रिजेक्टेड, तो भी कोमल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर चाहे दोनों अप्रूव करें या दोनों डिसअप्रूव करें, कोमल की रिव्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, फिर बोल रहा है इफ वन ऑफ देम अप्रूव्स द क्वेश्चन एंड द अदर डिसअप्रूव्स इट देन द क्वेश्चन इज रिव्यूड बाय कोमल। ओके, अगर एसएमई ने क्वेश्चन फ्रेम किया है और अमल और बिमल में से किसी ने क्वेश्चन को डिसअप्रूव किया और एक ने अप्रूव किया है, तो वहां पे कोमल का रिव्यू जो होगा वो फाइनल रिव्यू होगा। अगर कोमल ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्वेश्चन अप्रूव हो जाएगा, और अगर उसने भी डिसअप्रूव कर दिया तो क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या गिवन है। अ क्वेश्चन क्रिएटेड बाय वन ऑफ द रिव्यूअर्स, अगर रिव्यूअर्स में से किसी ने क्वेश्चन को फ्रेम किया है स्टूडेंट्स, तो फिर उसको कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। इफ अ क्वेश्चन इज क्रिएटेड बाय अमल देन इट इज फर्स्ट रिव्यूड बाय बिमल। इफ बिमल अप्रूव्स द क्वेश्चन देन इट इज एक्सेप्टेड, अगर अमल ने क्वेश्चन बनाया तो सबसे पहले उसको रिव्यू करेगा बिमल। ठीक है, और अगर बिमल ने क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लिया, अप्रूव कर लिया, तो क्वेश्चन एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज इट इज रिव्यूड बाय कोमल, अगर बिमल ने उस क्वेश्चन को डिसअप्रूव कर दिया है, जो क्वेश्चन अमल ने बनाया है उसको बिमल ने जब रिव्यू किया और उसको डिसअप्रूव कर दिया, तो उसको फाइनल हम लोग रिजेक्ट नहीं करेंगे, फिर उसको कोमल रिव्यू करेगी। और अगर कोमल ने भी उस क्वेश्चन को डिसअप्रूव कर दिया तो वो क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोमल ने उस क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लिया तो क्वेश्चन अप्रूव हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। A similar process is followed for question created by Bimal, whose question are first reviewed by Komal and then by Amal. Okay, so question बोल क्या रहा है सेट में कि ये आप पैटर्न देख लीजिए, A, B और K, ये 3 रिव्यूअर हैं आपके। अगर A क्वेश्चन बनाता है तो सबसे पहले B उसको रिव्यू करेगा, फिर अगर जरूरत पड़ती है तो K करेगा। अगर B बनाता है पहले क्वेश्चन तो पहले K करेगा, उसके बाद A करेगा। ठीक है, ये ऑर्डर है। अगर K ने क्वेश्चन को फ्रेम किया है तो सबसे पहले रिव्यू कौन करेगा, ए रिव्यू करेगा, उसके बाद बी रिव्यू करेगा अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस को एक्सेप्ट किया गया है और किस किस रिव्यूअर ने कौन कौन से क्वेश्चंस को रिव्यू किया है। ठीक है, तो हम लोग इसका एक टेबल बना लेते हैं जिससे चीजें ईजी हो जाए हम लोग के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। यहाँ पे किसने उस क्वेश्चन को क्रिएट किया है, फ्रेम किया है। ठीक है, और यहां पे हम लोग रिव्यूज देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं यहां पे नोट कर लेता हूं। ओके, डन। सो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन को रिजेक्ट किया गया है।
पहली लाइन में बोला है क्वेश्चन 2, 6, 9, 11 एंड 12 वर रिजेक्टेड। सो किस किस क्वेश्चन को रिजेक्ट किया गया है? 2 को रिजेक्ट किया गया है, 6 को रिजेक्ट किया गया है, 7 को रिजेक्ट किया गया है, फिर 9 को रिजेक्ट किया गया है, 11 एंड 12 ये 2 और क्वेश्चन है, इनको रिजेक्ट किया गया। बाकी सारे क्वेश्चंस को क्या किया गया? एक्सेप्टेड किया गया है। ठीक है, डन। एक बार मैच कर लेते हैं फिर से। 2, 6, 9, 11 एंड 12, 2, 6, 9, 11 एंड 12 वर रिजेक्टेड। 2, 6, 9, 11 एंड 12, 7 को एक्सेप्ट किया गया है, सॉरी 7 को एक्सेप्ट किया गया स्टूडेंट्स, तो 7 को हम लोग एक्सेप्ट वाली कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं कि किसने किसने कौन कौन से क्वेश्चन को रिव्यू किया है। ओके, तो आप देखें अमल ने क्वेश्चन 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 ये सारे क्वेश्चन किया। एक कंफ्यूजन थी स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एक वर्ड का यूज किया गया है थ्रू का, तो जहां पे इसने थ्रू का यूज किया है क्वेश्चन 6 थ्रू 9, मतलब कि बिमल ने 6, 7, 8 और 9 ये सारे क्वेश्चन को रिव्यू किया गया होगा, तो उसने थ्रू का यूज किया गया है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 को कौन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं किसने क्वेश्चन नंबर 1 को रिव्यू किया है। अमल ने क्वेश्चन को नहीं रिव्यू किया है, बिमल ने नहीं किया है, लेकिन कोमल ने रिव्यू किया है। सो स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है, अगर एसएमई ने वो क्वेश्चन बनाया होता तो सबसे पहले उसको अमल ने रिव्यू किया होता, लेकिन अमल ने तो क्वेश्चन को रिव्यू नहीं किया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन एसएमई ने नहीं बनाया है। तो कोमल ने केवल क्वेश्चन को रिव्यू किया है, इसका मतलब क्वेश्चन फ्रेम किसके द्वारा किया गया होगा? बिमल के भाई। बिमल ने अगर क्वेश्चन बनाया होगा तो पहले रिव्यू करेगी कोमल। ठीक है, और कोमल अगर उसको रिजेक्ट करती तो वो अमल के पास जाता, लेकिन कोमल ने अकेले ही रिव्यू किया, इसका मतलब कि हम लोग देख लेते हैं एक्सेप्टेड है पहली बात, और क्रिएट किसने किया है? तो फाइनल हो गया, क्रिएट किया है हम बिमल ने। ठीक है, और क्वेश्चन एक्सेप्टेड है और केवल एक रिव्यूअर ने इसको रिव्यू किया है, इसका मतलब ये है कि जिसने भी इसको रिव्यू किया है, कोमल ने रिव्यू किया है, कोमल ने इसको फाइनल अप्रूव कर लिया है। अगर अप्रूव नहीं करती तो वो अमल के पास जाता, लेकिन अगर अप्रूव कर ली तो क्वेश्चन एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रिव्यूज में अगर देखें तो केवल कोमल का यहाँ पे रिव्यू आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, एक्सेप्टेड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन रिजेक्ट हुआ है और किसने किसने इसको रिव्यू किया ये देख लेते हैं। अमल और बिमल दोनों ने इसको रिव्यू किया है और कोमल ने नहीं किया है, सॉरी कोमल ने भी किया है 1 through 5, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इन तीनों ने क्वेश्चन 2 को रिव्यू किया है। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन किसके द्वारा बनाया गया होगा? अगर तीनों ने रिव्यू किया है तो एसएमई ने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया होगा, ये भी डिसाइडेड है। ठीक है, तीनों के रिव्यूज की अगर बात की जाए तो अभी ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किसने एक्सेप्ट किया होगा किसने रिजेक्ट किया होगा, क्योंकि रिजेक्ट तो किया गया ये पता है, लेकिन रिजेक्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर हो सकता है अमल ने हो सकता है इसको अप्रूव किया हो, बाकी दोनों ने डिसअप्रूव कर दिया हो, या हो सकता है अमल ने डिसअप्रूव किया हो, बिमल ने अप्रूव किया हो, कोमल ने डिसअप्रूव कर दिया हो, तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है। इसलिए रिव्यूज़ यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि किसने क्या किया है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसको अननोन कर देता हूँ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन को भी अप्रूव किया गया है, और थर्ड क्वेश्चन को किसने रिव्यू किया है? अमल ने रिव्यू किया है, बिमल ने नहीं किया है, कोमल ने किया है। अमल और कोमल ने किया है। ठीक है, बिमल ने नहीं किया है, इसका मतलब क्या हुआ? एसएमई ये क्वेश्चन को बना सकती है या नहीं बना सकती? एसएमई इस क्वेश्चन को नहीं बना सकती है, क्योंकि अगर एसएमई ने इस क्वेश्चन को बनाया होता तो ये क्वेश्चन बिमल भी रिव्यू करता। ठीक है, बिमल ने रिव्यू नहीं किया हुआ है, क्योंकि पहले अगर एसएमई के बनाए हुए क्वेश्चन को पहले दो रिव्यूअर्स कौन होंगे? अमल और बिमल। तो अमल ने तो रिव्यू किया लेकिन बिमल ने नहीं किया, इसका मतलब ये क्वेश्चन एसएमई द्वारा बनाया ही नहीं गया है। इस क्वेश्चन को बनाया किसने है? इस क्वेश्चन को बनाया है बिमल ने। ठीक है, क्योंकि बिमल ने इस क्वेश्चन को रिव्यू नहीं किया है, इसका मतलब ये बनाया इसने है। ठीक है, क्वेश्चन एक्सेप्ट किया गया है और रिव्यू किया गया है दो लोग, कोमल और अमल। अगर कोमल ने इस क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लिया होता स्टूडेंट्स तो बात अमल तक पहुंचती ही नहीं। ठीक है, तो अमल ने भी रिव्यू किया है, कोमल ने भी किया है, तो कोमल ने, अब ये बात पक्की होगी, कोमल ने इसको अप्रूव नहीं किया है, तो कोमल ने इसको डिसअप्रूव किया होगा, और क्वेश्चन एक्सेप्ट किया गया, इसका मतलब कि अमल ने इसको जाके लास्ट में अप्रूव कर दिया होगा। तो रिव्यू की अगर बात की जाए तो अमल ने इस क्वेश्चन को क्या किया है? अप्रूव किया है, और कोमल ने इस क्वेश्चन को डिसअप्रूव किया है। ठीक है, ऐसा कर करके हम लोग सारे क्वेश्चंस का देख लेते हैं तो इजी हो जाएगा हम लोग के लिए।
अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात किया है तो रिव्यू किया है केवल अमल ने किया है, बिमल ने किया है और कोमल, तीनों ने किया है। इसका मतलब ये तो पक्की हो गई बात कि जहाँ पे भी तीनों ने रिव्यू किया है वो क्वेश्चन बनाएगा कौन, एसएमई बनाएगा। ठीक है, और वहाँ पे चीज़ें अननोन रहेंगी, चाहे वो एक्सेप्टेड हो या ना हो। ठीक है, अननोन रहेंगी चीज़ें, क्योंकि एक्सेप्ट करने की अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हो सकता है अमल ने किया हो, बिमल ने नहीं किया हो और कोमल ने एक्सेप्ट कर लिया हो सकता है अमल ने रिजेक्ट किया हो, बिमल और कोमल ने किया हो। तो इसलिए हम यहाँ पे कोई भी चीज़ बोल नहीं सकते, इसलिए अननोन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, इसको भी एक्सेप्ट किया गया है और रिव्यू किसने किसने किया है, अमल और बिमल ने नहीं किया है, केवल कोमल ने किया है। तो अगर बस कोमल की है इसका मतलब कि क्वेश्चन बिमल ने बनाया होगा। क्वेश्चन किसने बनाया होगा स्टूडेंट, क्वेश्चन बिमल ने बनाया होगा और कोमल ने इसको अप्रूव कर दिया होगा, तभी तो कोमल अकेले अगर रिव्यू कर रही है और क्वेश्चन एक्सेप्टेड है इसका मतलब कोमल ने इसको अप्रूव किया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। 6 को देखें स्टूडेंट्स, तो अमल ने भी किया है, बिमल ने भी किया है और कोमल ने नहीं किया है। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, अमल और बिमल दोनों ने रिव्यू किया है। हो सकता है कि एसएमई ने बनाया हो और ये भी हो सकता है कि एसएमई ने ना बनाया हो, कोमल ने बनाया हो, अमल और बिमल ने उसको रिव्यू किया हो। क्योंकि अगर कोमल बनाती और अमल उसको रिजेक्ट करता, बिमल उसको एक्सेप्ट करता, तो भी ये अप्रूव हो जाता। क्वेश्चन रिजेक्टेड है, सॉरी रिजेक्टेड है, तो भी इसके दो केस बनते हैं, एसएमई और कोमल। ठीक है, अगर कोमल ने बनाया होता और अमल ने, अगर आप सपोज करो अमल ने अगर इसको डिसअप्रूव कर दिया तो बिमल के पास बात आई होती, बिमल ने भी डिसअप्रूव कर दिया होता। तो दो केसेस बन रहे हैं, अगर कोमल बना सकती है या एसएमई बना सकती है। तो यहाँ पे इसके क्रिएशन हम लोग ये नहीं बोल सकते कि किसने बनाया क्लियर, तो हम लोग यहाँ पे कोमल या एसएमई लिखते हैं। हो सकता है एसएमई ने बनाया हो और अमल और बिमल दोनों ने डिनाई कर दिया हो इसके लिए, और या हो सकता है कोमल ने बनाया हो और अमल ने डिनाई किया हो और बात फिर बिमल तक पहुंची हो। तो दोनों केसेस हो सकते हैं, दोनों इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी आगे की चीज़ें देखिए, दोनों केसेस में किसी ने भी बनाया होगा, इसमें अमल और बिमल ने इस क्वेश्चन को डिसअप्रूव किया होगा, ये तो श्योर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 को एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, 7 को एक्सेप्ट किया गया और किसने रिव्यू किया ये देख लेते हैं। अमल ने नहीं किया है, बिमल ने किया है, इसको रिव्यू किया है और कोमल ने किया है। मतलब बिमल और कोमल ने किया, अमल ने नहीं किया है। अगर एसएमई इस क्वेश्चन को बनाती तो सबसे पहले अमल इसको रिव्यू करता है, जिसने नहीं किया है। इसका मतलब कि एसएमई ने इस क्वेश्चन को नहीं बनाया है और अमल ने रिव्यू नहीं किया है, इसका मतलब कि इस क्वेश्चन को बनाया किसने है, अमल ने बनाया है, क्रिएटेड बाय अमल, और क्वेश्चन एक्सेप्टेड है। तो देख लेते हैं क्या केस बन सकता है इसका। रिव्यू किया है बिमल ने और कोमल ने। अगर बिमल इस क्वेश्चन को अप्रूव कर देता तो बात कोमल तक नहीं जाती, इसका मतलब बिमल ने इसको डिसअप्रूव किया होगा और कोमल ने इसको अप्रूव किया होगा। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये भी एक्सेप्टेड क्वेश्चन है और देख लेते हैं किसने इसको रिव्यू किया है। अमल ने किया है, बिमल ने किया है, कोमल ने किया है। ठीक है, तो तीनों ने जब रिव्यू किया है तो क्वेश्चन बनाया किसने होगा, एसएमई ने बनाया होगा, ये तो क्लियर है। ठीक है, रिव्यूज के बारे में बात की जाए तो रिव्यूज यहाँ पे भी अननोन होंगे। मैंने बोला था जब भी एसएमई क्वेश्चन बनाएगी तो वहां पे हम चीजें बोलना मुश्किल होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई भी रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकता है उसको। ठीक, 9th क्वेश्चन देखें तो 9th को रिजेक्ट किया गया है। 9th को रिव्यू किसने किसने किया है, अमल ने नहीं किया है, बिमल ने किया है और कोमल ने किया है। ठीक है, अमल ने नहीं किया, इसका मतलब ये क्वेश्चन एसएमई तो बना नहीं सकती। सो पहली चीज एसएमई नहीं बनाई है, अमल ने रिव्यू नहीं किया, इसका मतलब कि ये क्वेश्चन अमल ने बनाया है और क्वेश्चन रिजेक्टेड है और दो लोगों तक बात गई है, बिमल और कोमल तक। अगर बिमल और कोमल दो तक बात गई है, मतलब इसका मतलब बिमल ने इस क्वेश्चन को डिनाई किया होगा तो कोमल तक बात गई होगी, फिर कोमल ने भी इसको डिनाई कर दिया होगा, तभी ये क्वेश्चन रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। 10 को एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, देख लेते हैं 10 को रिव्यू किसने किसने किया है। 10 को रिव्यू किया है अमल ने, बिमल ने नहीं किया है और कोमल ने भी नहीं किया है। एक केवल रिव्यूअर है, अमन। अगर एसएमई ने क्वेश्चन बनाया होता तो अमल बस नहीं होता, अमल और बिमल दो लोगों को, एटलीस्ट दो लोगों को रिव्यू करना पड़ता, लेकिन केवल एक लोग रिव्यू कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन एसएमई ने नहीं बनाया है। ठीक है, और अमल केवल रिव्यू कर रहा है, इसका मतलब कि मैंने बताया था अगर कोमल कोई क्वेश्चन बनाता है तो वो चीज पहले अमल करेगा उसको रिव्यू। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि ये क्वेश्चन नंबर 10 जो फ्रेम किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, कोमल के द्वारा किया गया है। ठीक है, कोमल ने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया और एक्सेप्टेड है, इसका मतलब कि ए ने इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है,
11वें क्वेश्चन को रिजेक्ट किया गया है। देख लेते हैं किसने किसने रिव्यू किया है। ए ने किया है, बी ने नहीं किया है और के ने किया है रिव्यू। ठीक है, बी ने नहीं किया, इसका मतलब ये क्वेश्चन एसएमई नहीं बना सकती। एसएमई करेगी तो एटलीस्ट ऊपर के दोनों को रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बी ने रिव्यू नहीं किया, इसका मतलब ये क्वेश्चन एसएमई ने नहीं बनाया है। ठीक है, अमल और कोमल ने किया है रिव्यू, तो क्वेश्चन बनाया किसने है, ये तो श्योर हो गया कि ये बी ने क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, और रिजेक्टेड है, तो देख लेते हैं पॉसिबिलिटी क्या होगी इन दोनों की, ए और के की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, ए और के की पॉसिबिलिटी क्या होगी। रिजेक्ट किया गया, बिमल ने क्वेश्चन बनाया, तो सबसे पहले कोमल उसको रिव्यू करेगा। अगर कोमल उसको एक्सेप्ट कर लेता तो बात ए तक जाती ही नहीं, तो के ने उसको डिसअप्रूव किया होगा, और क्वेश्चन फाइनली डिसअप्रूव किया गया, इसका मतलब ए ने भी उसको डिसअप्रूव किया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, ये भी रिजेक्टेड क्वेश्चन है, कौन फ्रेम कर सकता है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को ए ने नहीं रिव्यू किया है, इसका मतलब एसएमई तो नहीं बना सकती। बी ने इसको रिव्यू किया है और के ने भी इसको रिव्यू किया है, तो ये क्वेश्चन फ्रेम किसके द्वारा किया गया है। ए ने इसको रिव्यू नहीं किया है, एसएमई ने इसको बनाया नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन बनाया किसने है, ए ने क्वेश्चन को फ्रेम किया है। ठीक है, तो अमल हमने यहाँ लिख दिया फ्रेमिंग, दो लोगों ने रिव्यू किया है, बी ने और के ने। ठीक है, और क्वेश्चन रिजेक्ट किया गया है। अगर बी इसको एक्सेप्ट कर लेता तो बात के तक नहीं जाती, इसका मतलब बी तो डिसअप्रूव किया है, और फाइनली क्वेश्चन को डिसअप्रूव किया गया, इसका मतलब के ने भी इसको डिसअप्रूव कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, खत्म होने वाला ये क्वेश्चन नंबर 13 एक्सेप्ट किया गया है फाइनली। ठीक है, तो देख लेते हैं रिव्यू किसने किसने किया। अमल और बिमल ने इस क्वेश्चन को रिव्यू किया है, इसका मतलब कि अभी देखिए, अब फिर वही जो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को दिक्कत आई थी, वही दिक्कत यहाँ पे भी है। अमल और बिमल ने क्वेश्चन को रिव्यू किया है, दो केसेस हो सकते हैं, या तो क्वेश्चन कोमल ने बनाया होगा, ठीक है, या तो क्वेश्चन एसएमई ने बनाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं के और एसएमई। ठीक है, अगर के ने क्वेश्चन बनाया होगा, हो सकता है के अगर क्वेश्चन बनाएगा तो पहले ए उसको रिव्यू करेगा, हो सकता है ए ने उसको डिसअप्रूव किया और बी ने अप्रूव कर दिया, तो भी क्वेश्चन एक्सेप्ट हो सकता है। और एसएमई क्वेश्चन बनाएगी और अमल और बिमल दोनों एक्सेप्ट कर देंगे, तो भी क्वेश्चन एक्सेप्ट हो सकता है। इसलिए दो केसेस बन रहे स्टूडेंट्स, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। रिव्यू अगर आप देखेंगे तो रिव्यू इसके अननोन होंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटीज बनेंगी, क्वेश्चन एक्सेप्टेड है। रिजेक्ट वाले केस में आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं वहां पे हम लोग अननोन थे। एक्सेप्ट की बहुत पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक्सेप्ट की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर कोमल ने बनाया हुआ तो अमल ने इसको रिजेक्ट किया और फिर बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, एसएमई ने बनाया तो ऊपर के दोनों ने इसको एक्सेप्ट किया, तो किसके रिव्यूज क्या हैं ये यहाँ पे अननोन है। रिजेक्ट वाले केस में हमको पता है कि यहाँ पे ए और बी दोनों रिजेक्ट करेंगे, चाहे वो किसी के द्वारा बनाया गया हो क्वेश्चन, चाहे उसको कोमल बनाए या एसएमई बनाए, तो अगर ये दोनों ही यहाँ पे इसको रिजेक्ट करेंगे तभी क्वेश्चन रिजेक्ट होगा। ठीक है, सो ये टेबल तो फाइनल हो गई स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चंस इजी बन जाएंगे हम लोग के लिए। पहला क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर डेफिनेटली क्रिएटेड बाय अमल। डेफिनेटली क्रिएटेड बाय अमल, ओके। सो देख लेते हैं अमल ने कितने क्वेश्चन बनाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अमल ने बनाया है, 9 बनाया है और 12 बनाया है। तो ऐसा कितने क्वेश्चन है जिसको अमल ने क्रिएट किया है, तो ऐसे 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो 3 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर डेफिनेटली क्रिएटेड बाय कोमल। ओके, कोमल ने कितने क्वेश्चंस को क्रिएट किया है, ये एकदम सर्टेन होना चाहिए कि कोमल ने बनाया है, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम देखें 6 क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी है, कोमल बना भी सकती है नहीं बना सकती है, तो ये आंसर में कंसिडर नहीं किया जाएगा। कोमल ने क्वेश्चन नंबर 10 को फ्रेम किया है, 13 में भी पॉसिबिलिटी है, इसलिए इसको भी नहीं कंसिडर करेंगे। तो केवल एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली कोमल ने फ्रेम किया है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर डेफिनेटली क्रिएटेड बाय द एसएमईज। एसएमईज ने कितने क्वेश्चन को डेफिनेटली फ्रेम किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको एसएमई ने डेफिनेटली क्रिएट किया है। ठीक है, तो इसका भी आंसर होगा स्टूडेंट्स 3। ठीक है, देखिए टेबल बनाने से आपको क्वेश्चंस कितने इजी हो गए, बस आपको क्वेश्चन देखना है और आंसर मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर डेफिनेटली डिसअप्रूव्ड बाय बिमल। अच्छा, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिमल ने फाइनली डिसअप्रूव किए हैं, और डेफिनेटली डिसअप्रूव बोला है, पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। तो बिमल ने कितने क्वेश्चन को फाइनली डिसअप्रूव किया है। पहला क्वेश्चन है ये 6th वाला, ठीक है, एक यहाँ पे हो गया। उसके बाद है 7th में भी फाइनली हमको पता है कि डिसअप्रूव है, 9th में पता है और 12th में पता है। तो 4 ऐसे क्वेश्चन हैं स्टूडेंट जहाँ पे हमें पता है कि इसने
डेफिनेटली बिमल ने 4 क्वेश्चन को डिसअप्रूव किया है। इसका मतलब कि इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन 3। मतलब 4 क्वेश्चंस को बिमल ने डेफिनेटली डिसअप्रूव किया है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, ये देख लेते हैं। अप्रूवल रेशियो ऑफ अ रिव्यूअर इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही और शी अप्रूव टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही और शी रिव्यूड। ओके, कितने क्वेश्चन अप्रूव किए गए हैं, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं पहले ये देख लेते हैं। टोटल क्वेश्चन रिव्यू कितने किए गए हैं, किसकी बात हो रही है, अमल की बात हो रही है। अमल ने टोटल कितने क्वेश्चंस को अप्रूव किया गया ये देख लेते हैं पहले। अमल ने कितने क्वेश्चंस को रिव्यू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 क्वेश्चन को अमल ने, ये रहा 8 क्वेश्चन को अमल ने रिव्यू किया है। तो टोटल 8 किया है, कितने अप्रूव किए हैं ये चेक कर लेते हैं। अमल ने कितने अप्रूव किए हैं, एक क्वेश्चन को, थर्ड वाले को अप्रूव किया है, फिर इसने 10th क्वेश्चन को अप्रूव किया है। तो टोटल इसने 2 क्वेश्चंस को अप्रूव किया है। ठीक है, और पॉसिबिलिटीज वाले क्वेश्चंस कितने हैं जिसको ये अप्रूव कर सकता है, मे भी अप्रूव कर सकता है, इनको भी कंसिडर कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे अननोन है तो 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं, हो सकता है यहाँ पे अप्रूव करे तो 3 हो गए, इसको भी हो सकता है 4 हो गए, ये भी अननोन है 5, ये भी अननोन है 6। तो टोटल 6 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसको अमल अप्रूव कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 1/4, ये हो गया 3/4। अगर इसके डेसिमल वैल्यू में निकालूं स्टूडेंट्स तो 0.25 और 0.75, मतलब ये 0.75 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 0.25 से कम नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच में ही होगा। ऑप्शन थर्ड अगर आप देखिए स्टूडेंट्स तो यही बोल रहा है, लाइज बिटवीन 0.25 एंड 0.75। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी क्वेश्चंस क्रिएटेड बाय अमल और बिमल वर डिसअप्रूव्ड बाय एटलीस्ट वन ऑफ द अदर रिव्यूअर्स। अमल और बिमल के द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस को कम से कम एक रिव्यूअर को डिसअप्रूव करना है। ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं देख लेते हैं। ओके, अमल ने क्वेश्चन बनाया हो या बिमल ने बनाया हो, बिमल ने क्वेश्चन बनाया है लेकिन किसी ने डिसअप्रूव नहीं किया। ओके, बिमल ने क्वेश्चन बनाया है, कोमल ने डिसअप्रूव किया है, तो ये पहला केस हमारा हो गया, ये हो गया पहला केस। ठीक है, फिर अमल और बिमल दोनों की क्रिएशंस को देखनी है। बिमल ने इस क्वेश्चन को भी बनाया है लेकिन कोमल ने इसको अप्रूव कर दिया है, एक डिसअप्रूव हमको चाहिए। अमल ने क्वेश्चन बनाया है, बिमल ने डिसअप्रूव किया है, ये भी हो गया। ठीक, अमल ने क्वेश्चन बनाया है, दोनों ने डिसअप्रूव किया है, इसको भी कंसीडर करेंगे क्योंकि एटलीस्ट 1 बोला है, ऐसा तो बोला नहीं है कि 2 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको भी कंसीडर किया जाएगा। फिर यहाँ बिमल ने क्वेश्चन बनाया है, दोनों ने डिसअप्रूव किया है, 4 हो गए। अमल ने क्वेश्चन बनाया है, दोनों ने डिसअप्रूव किया है, 5 हो गए। तो टोटल ऐसे कितने केसेस हैं, 5 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे अमल या बिमल ने क्वेश्चन बनाया है और एटलीस्ट वन ऑफ द रिव्यूअर्स ने इसको डिसअप्रूव किया है। तो 5 है ऑप्शन में, हाँ पहला ऑप्शन ही है स्टूडेंट्स 5। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपका होगा ऑप्शन 1 5। सो ये क्वेश्चन, ये सेट भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। ये अच्छा सेट था। ठीक है, 6 क्वेश्चंस का। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो पे एक लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसका पार्ट 2 मैं जल्दी लेके आऊँगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।